जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। चलिए हम आज आप लोगों के लिए फिर प्रैक्टिस सेट कराते हैं, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। पिछली बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं। आप लोग हमारे साथ मैथ का प्रैक्टिस करिए और अपनी तैयारी को एकदम बेहतर बनाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे, क्वेश्चन क्या है। देखिए ये प्रैक्टिस सेट जो है, ये प्रैक्टिस सेट ऐसे ही हवा में नहीं बना है। ये सारे के सारे जिसमें इसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर रेलवे में पूछे गए हैं, ठीक है। और आप तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करे रहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से हमें पता चलता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, ठीक है। तो हमें अगर ये पहले से पता होगी तो तैयारी और बेहतर होगी। और चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस करते हुए आपसे बातें करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वर्गमूल से। देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो बहुत ही जल्द, बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको, आपका दिमाग जो है वो एकदम खुला ही रहना चाहिए। एग्जाम में बैठने पर एकदम दिमाग एकदम खुला हुआ रहना चाहिए कि जैसे कि आप ये जान लीजिए, कभी कभी यहाँ पे जैसे 8 दिया है, 4 दिया है, 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कभी लास्ट में 64 होगा, 4 होगा, 4 का स्क्वायर हमेशा 6 होता है। 4 का स्क्वायर करेंगे 4 का, तो हम जानते हैं कि वर्गमूल निकालना है, तो कभी भी 4 का वर्गमूल 4 कभी नहीं होगा, तो हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। कभी कभी आपको बिना कुछ किए क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और देख रहे हैं ये 33 है, 33 हमारा कहाँ पे आता है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाता है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं 6 का स्क्वायर 36, तो ये हमारा लगभग 36 से ऊपर जाएगा, तो हम तो ये तो हमारा पहले से गलत हो जाए, ये भी एलिमिनेट होगा। देखिए हमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, हमें सिर्फ बचा है अब ये और ये। तो अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक देखिए क्या है, इकाई का अंक 4 है, तो हम इकाई के अंक को देखेंगे। इकाई का अंक अगर 4 है तो हम जानते हैं 4 या तो किस में आएगा, 4 या तो 8 का स्क्वायर होगा या तो 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा, या 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो हम देखिए अब यहाँ से हमें क्या पता चल गया, या तो इकाई का अंक 8 हो सकता है या तो 2 हो सकता है वर्गमूल करने पर। तो अब ये हमारा 2 हो गया, तो हम इस 2 अंक को यहाँ से, ये जो 2 अंक है इसको माइनस करेंगे। अब हम सिर्फ इस 2 अंक को देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 33 है, तो 33 हमारा किसके स्क्वायर में आता है, किसके पास में आता है, 33 किसके स्क्वायर के बीच में आता है। जो 33 है ना, ये 33 देखिए, 33 जो होता है ये 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए ये 25 है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो हमें आप ये बताइए, ये 36 के पास में ज्यादा, 36 के पास में है ज्यादा कि 25 के पास में है। तो हम देख रहे हैं कि 25 से ये 8 अंक का अंतर है, और यहाँ पे 36 से सिर्फ 3 अंक का अंतर है। तो जो देखिए अब हमें यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट को चेक करना था कि हमारा ये जो यूनिट डिजिट है, यहाँ पे देखिए इकाई का दहाई का अंक तो हमारा 5 ही होगा। अब ये इकाई का अंक को निर्धारण करना है कि इकाई का अंक कौन सा होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये 36 के आसपास में है, अभी तो 36 क्या है, बड़ा वाला संख्या है, तो बड़ा वाला संख्या है तो हम क्या रखेंगे, बड़े वाले को, ठीक है। तो इसका जो स्क्वायर हो जाएगा 58, तो मतलब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 33 से 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 58, ठीक है। क्योंकि ये बड़े वाले संख्या के पास में है, तो हम बड़े वाले संख्या के पास में है तो बड़ा वाला इकाई का अंक रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कितना हो गया है, 58, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है, देखिए एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त होते हैं और वह 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि 33% अगर आप पा गए हैं, आप अगर 33% पा गए हैं तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या हो रहा है, 210 अंक पा रहा है, 210 अंक पा रहा है, और उसे पाना कितना था, 33% अंक पाना था, इसलिए ये 33% और 21 अंकों से फेल हो रहा है। जितने अंकों से वो फेल हो रहा है, अगर वो वही अंक पा गया होता, ठीक है, तो ये पूरा कितने के बराबर हो जाता, 33%, और ये क्या हो जाता, पास हो जाता। हम कह सकते हैं कि 210 और 21 कितना हो जाएगा, 231। 231 जो है ये 30% के बराबर है, ठीक है। और क्या पूछा है उसे,
उत्तीर्ण हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक हमेशा क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ 30% का मान दिया है, तो 100% का मान पूछ रहा है। 100% का मान कितना हो जाएगा, ये देखिए 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 से 21 और 3 से 21, कितना हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा 770। ठीक है, 770 गलत हो रहेगा, ऑप्शन हमारा नहीं आया। 210 और 21 कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, ये 33% है, यहाँ पे कैलकुलेशन में गलत हो गया है। चलिए फिर से करते हैं। देखिए ये जो 210 और 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 231। ठीक है, 231 जो है वो कितना है, 33% है। ठीक है, 33% है, तो हम यहाँ से 100% का मान निकालेंगे तो कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 11 से कटाएंगे तो 11 दूना 22 और 11 एक का 11 और 11 तिया 33, 3 से कितने बार जाएगा, 7 बार। तो हमारा जो पूर्णांक निकल के आएगा वो कितना आएगा, 700। ठीक है, जो पूर्णांक निकल के आएगा 700, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन कहा है कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो उसकी क्या होगी, कुछ आय होगी। ठीक है, और फिर क्या होगा, आय बराबर क्या होता है, व्यय। देखिए आय, व्यय और बचत। ठीक है, यही 3 चीजें होंगी। कह रहा है कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। हमेशा आय जो होता है वो कितना होता है, 100% होता है। 100% में से वो 80% अगर वो खर्च कर देगा और व्यय कर देगा कितना, 80, तो बचत कितनी हो जाएगी, 20%। ठीक है, और क्या कह रहा है कि उसके वेतन में 25% की क्या हुई है, वृद्धि। मतलब उसकी आय में 25%, 100 का 25% कितना हो जाएगा, 100 का 25% 25 होगा, वृद्धि हो रही है तो इसलिए उसको ऐड कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई है। व्यय कितना पहले था, 80 था, तो हम यहाँ से क्या लिखा लेंगे, 80 का 15%। 80 का 15% कितना होता है, देखिए 0 से 0 कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 2 से 4 बार, मतलब 12 यूनिट की वृद्धि हो जाएगी। 80 से कितना हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा। ठीक है, 80 से कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तब जब ये 125 उसकी आय थी, 92 उसका खर्च हो जाएगा, तो व्यय कितना हो जाएगा, व्यय हो जाएगा 25 और 8 33। ठीक है, अब बचत कितनी हो जाएगी, 33। अब यही हमसे पूछा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पहले उसकी बचत कितनी होती थी, 20, अब कितनी हो रही है, 33। कितनी यूनिट बढ़ा है, 13 यूनिट। किस पर बढ़ा है, 20 पर बढ़ा है। ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा। 100 से गुणा करेंगे तो 20 पंचे 100, 13 पचे 65। तो उसके जो बचत में क्या हुआ है, 65% की वृद्धि हुई है। देखिए कुछ भी नहीं करना था आपको, ये 100 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है, ये एकदम बेसिक होता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप ही नए से नए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा 65% कौन सा बन रहा है, 65% हमारा बन रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा प्रतिशत से है। देखिए इसमें क्या कहा है कि यदि 280 का के प्रतिशत, 280 का के प्रतिशत 350 के 50% के बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, जो कहा है आप लीनियर मेथड उसी को लगा दीजिए। कहा है कि 280 का के प्रतिशत, ठीक है, के प्रतिशत बराबर क्या होगा, 350 का 350। के प्रतिशत का मान क्या होता है, के बटा 100। हमसे पूछा है के का मान, न कि के प्रतिशत का मान, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। के प्रतिशत लिखने के लिए क्या लिखेंगे, के बटा 100, और बराबर क्या लिखेंगे, 350 का 50%। ठीक है, 50%। तो हम कह सकते हैं कि ये देखिए 0 से 0, 2 0 कट जाएगा। अब हम आगे कटा सकते हैं यहाँ से। देखिए 7 चौके 28,
ये 40 बार गया, और ये 7 पचे 35, 5 से ये कितनी बार जाएगा, 8 बार, 5 अट्ठे 40, ठीक है। और क्या कट सकता है, और कुछ कटने वाला है, तो यहाँ पे देखिए 5 है, तो जो हमारा k बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो 100 गुणे 500, 100 गुणे 5 और बटे ये वाला 8। अब इसको हम कटा दें 4 से, 4 दूनी 8 और ये जाएगा 25, ठीक है। 25 पंचे 125 बटे 2 कितना होगा, 62.5, 62.5। के का मान कितना हो जाएगा, 62.5, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना था, बस लीनियर मेथड को लगाना था, कुछ भी नहीं है। आप देखिए कॉपी पेन लेकर के बैठिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अपने से लगाने की कोशिश करिए। उसके बाद हमारा मेथड भी देखिए, जब आप 2 तरीके से किसी भी क्वेश्चन को लगा लेंगे, वो क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो जाएगा, मतलब वो दिमाग में सेट हो जाएगा। उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको कभी आप उसे छोड़ के नहीं आएंगे, और आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। स्पीड बढ़ाने हैं तो हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। देखिए पहला, अब ये वाला अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर 28 था, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लेते हैं कोई एक वस्तु है, ठीक है, एक कोई वस्तु है जो अगर वो 12% की लाभ और -4% की हानि, ठीक है, मतलब माइनस कर दिए तो इसका मतलब हानि हो गया, ठीक है। पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर 28 है, तो अंतर कह दिया है तो क्या करेंगे, ये -4 से और 12 से के बीच में कितने का अंतर हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 16%, ठीक है। 16% का मान हमें दिया है कितना, 28। तो हमसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%, ठीक है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 100% निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए 16% का मान 28 हो रहा है, तो 100% का मान कितना होगा, यही हमसे पूछा है। हम देखें यहाँ से कटा दें, 4 चौके 16, 4% का मान कितना हो जाएगा, ये कितनी बार गया है, 4 से कटा है 4 बार, 4 सत्ते 28, 7 बार जा रहा है, तो हम यहाँ से 100 निकालना है, इसे 100 करना है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 25 से, 25 चौका 100, तो यहाँ पर भी हमें 25 से गुणा करना पड़ेगा, तो 25 सत्ते 175, ठीक है, 25 सत्ते 175, ये हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। आपको नहीं समझ में आया तो आप देखिए दूसरा मेथड समझिए इसको। दूसरा मेथड में क्या होता है कि कोई वस्तु देखिए क्या रहा है कि 12% के लाभ पर हो रहा है, कोई भी वस्तु, मान ले कि वो वस्तु 100 रुपए की, ठीक है, कोई वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है। अगर उस पर 12% का लाभ लिया जा रहा है तो वो कितने का बेचा जाएगा, 112 का। और कह रहा है कि 4% की हानि पर, 4% की हानि पर बेचा जाएगा तो वो कितने का बेचा जाएगा, 96 रुपए का, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से इनका अंतर देखें तो अंतर कितना हो जाएगा, 12 4 16 यूनिट, ठीक है। 16 यूनिट है, लेकिन 16 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 16 यूनिट का मान हमें दिया गया है 28। हमसे पूछा क्या गया है, 100 यूनिट का मान, 16 का मान 28, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 175। सॉल्व कर लेंगे, ये 4 से 4 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा, फिर 25 से गुणा करेंगे दोनों तरफ तो हमारा बन जाएगा। ये कैलकुलेशन है, आप देखिए कैलकुलेशन में आपको कुछ चीजें पूरी कटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 25 से गुणा किए 100 हो गया, तो यहाँ पर भी दोनों तरफ किसी भी संख्या से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमें यहाँ पे 100 यूनिट बनाना था, 100% बनाना था, तो ये बन गया है, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप कुछ न कुछ ट्रिक हमेशा ही सीखते रहेंगे। कभी कभी कैलकुलेशन का ट्रिक आ जाएगा, कभी किसी नंबर सिस्टम के ट्रिक आ जाएंगे, आपको हमेशा कुछ न कुछ ट्रिक मिलता रहेगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहा है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 56 और 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, ठीक है, और बी ने बचा हुआ कार्य को 34 दिन में पूरा किया। बचे हुए कार्य को बी ने 34 दिन में पूरा किया, तो ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। इस तरीके के क्वेश्चन लगाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको जो दिया गया है उसको हम लिखते हैं। देखिए एक ए है और एक बी है, और कह रहा है कि ए जो है वो किसी काम को 56 दिन में कर सकता है, और बी जो है वो किसी काम को
70 दिन में कर सकता है। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए कुछ वर्क को मानना होगा। तो मानने के लिए हम क्या मानते हैं, इनका एलसीएम मानते हैं। ठीक है, इनका एलसीएम मानते हैं। 56 और 70 का एलसीएम क्या होगा? ठीक है, 56 और 70 का एलसीएम क्या होगा, ये हम जानते हैं क्या है, ये 70 बड़ा है, हम यहाँ पे 70 को लिख लेते हैं। 70 में क्या है कि 10 और 10 गुणे 7 होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, 7 गुणे 8 होता है। ठीक है, 8 में देखिए यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो ये 5 गुणे 2 गुणे 7 है। तो यहाँ पे हमें 7 और 2 मिल चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ से चेक कर लें, या तो आप यही ऐसे ही समझ लीजिए सीधा सीधा, ये जो होता है ये कितना होता है, 14 25 70। ठीक है, और ये कितना होता है, 14 चौका 56, 14 गुणे 4। ठीक है, 14 गुणे 4, तो 14 पहले से है, 14 यहाँ पे पहले से ही है। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 से गुणा कर दें। अगर हम यहाँ से 4 से गुणा कर दें तो यही इनका एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए कटाना है तो 14 से कटेगा कितना बार, 4 से 4 कट जाएगा, 14 से कट जाएगा, तो इसका जो क्षमता निकल के आएगा वो 5 निकल के आएगा, और ये 70 से 70 कट जाएगा तो 4 निकल के आएगा। तो ए की क्षमता हमें पता चल गई 5 है, और बी की क्षमता क्या है, 4 है। तो हमें ये दोनों की क्षमता पता चल गई है। अब हमसे जो कहा है वो करते हैं। कह रहा है दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, बचे हुए काम को बी ने बचे हुआ कार्य 34 दिनों में पूरा किया। देखिए बी एक दिन में एक कार्य कर सकता है, तो 34 दिन में पहले बताओ लास्ट के जो 34 दिन है वो बी ने अकेले काम किया है। तो 34 दिन में बी ने अकेले काम किया है, तो 34 में 4 का गुणा करेंगे, क्योंकि एक दिन का जो काम है उसका 4 यूनिट है। तो 34 दिन में कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। ठीक है, 34 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। ठीक है, 4 चौके 16 और 4 3 12 1 13, 136 काम। 136 काम जो आखिरी के 34 दिनों में बी ने अकेले किया है। टोटल में से टोटल काम कितना है, 7 चौके 28, 280 है। बचा हुआ काम कितना है, देखिए ये 4, और इस यहाँ पे 7 में से 3 गए तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। और ये जो 144 शुरू के जो 144 काम था, ये ए और बी दोनों ने मिलकर किया है। तो ए और दोनों ने मिलकर किया है, तो उनके जो दोनों की क्षमता होगी, उनका दोनों की क्षमता को ऐड करके भाग देंगे। तो यहाँ से है हमारा काम कितना बचा, शुरुआत का काम कितना था, 144 काम जो था वो 9 की क्षमता से काम किया गया है, क्योंकि यहाँ से ए और बी दोनों काम कर रहे थे। ठीक है, तो ए और बी की दोनों की क्षमता को ऐड किया जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितनी बार जाएगा, ये 16। तो इसका मतलब ये है कि 16 दिन में ये काम को किया गया है। ये जो 144 काम है ये 16 दिन में किया गया है। ठीक है, तो 16 दिन में किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि 16 दिन में ए भी किया है और 16 दिन बी भी किया है। शुरुआत के 16 दिन में दोनों ने मिलकर किया है। तो कह रहा है कि ए ने कितने दिन बाद कार्य करके छोड़ा है, तो ए ने कितने दिन तक काम किया है, 16 दिन। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ए ने 16 दिन बाद कार्य को छोड़ दिया है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कहा है कि यदि एक वर्ष पहले दो बहनों की आयु का अनुपात 2 संबंधी 3 था। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का योग 12 है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक वर्ष पहले दोनों बहनों की आयु का अनुपात कितना था, 2 और 3। ठीक है, 2:3 है। कहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग 12 है। देखिए अगर दो लोग हैं तो एक वर्ष बाद क्या होगा, एक वर्ष बाद दोनों एक वर्ष बढ़ जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर दोनों का योग 12 है तो एक वर्ष पहले दोनों का योग कितना रहा होगा, तो 12 में से 2 माइनस कर लेंगे, तो हमारा 12 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ष एक, तो एक वर्ष दोनों एक वर्ष हुए, तो 2 वर्ष हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक वर्ष पहले उन दोनों की आयु का योग कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ से देखिए 2 और 3 है, तो यहाँ से 2 3 का यूनिट कितना बन रहा है, 5। 5 का मान हमें कितना पता चल रहा है, 10। 1 का मान कितना हो रहा है, 2। हम कह सकते हैं कि मतलब दोनों बहनों, पहली बहन और दूसरी बहन, पहली बहन की 1 वर्ष पहले की उम्र कितनी थी, 4 थी, और बड़ी वाली की कितनी थी, 3 दूनी 6 और
4 था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अब हमसे पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु क्या हो सकती है, एक एक वर्ष बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, देखिए 4 1 5 6 1 7, तो एक की उम्र 5 वर्ष हो जाएगी, एक की उम्र 7 वर्ष, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा, 5 और 7। देखिए यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन है ये सही होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना था, ये बस इसमें लॉजिक यही था कि एक वर्ष बाद अगर एक वर्ष पहले पूछेगा या एक वर्ष बाद क्या होगा, तो एक वर्ष बाद भी क्या हो जाएगा, एक एक वर्ष दोनों का बढ़ेगा, तो 12 वर्ष मान लीजिए वर्तमान में है, तो एक वर्ष बाद दोनों का योग कितना हो जाएगा, 14। एक वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 वर्ष, ठीक है। यही हमसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या गया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 289 सेमी स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। वर्ग में विकर्ण क्या होता है, पहली बात तो आपको ये समझना है। देखिए ये हमारा क्या है, मान लेते हैं ये एक वर्ग है, ठीक है, यह एक वर्ग है और वर्ग में क्या होता है, ये विकर्ण होता है, ठीक है। एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, 2, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 289। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, भुजा स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर का मान हमें दिया है कितना, 289, 289, तो ए का मान हमें कितना हो जाएगा, मतलब भुजा का मान कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। जो भी है 17 सेमी, ये सेमी स्क्वायर था, तो ये भी हमारा कितने में आएगा, सेमी में। तो हमारा ए का मान मतलब भुजा का मान कितना आ गया है, 17, ठीक है, ये 17 हो गया है। हम जानते हैं कि किसी भी वर्ग की अगर भुजा ए है तो उसका जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, ए कड़ी में 2 होता है, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि इसके विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण अगर भुजा का मान 17 है तो हमारा जो विकर्ण हो जाएगा कितना हो जाएगा, 17 कड़ी में 2, 17 कड़ी में 2। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। किसी भी वर्ग की अगर हमें भुजा पता चल जाए तो हम विकर्ण आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी वर्ग का विकर्ण जो होता है वो एक कड़ी में 2 होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय से होता है। पाइथागोरस प्रमेय आपको आता ही होगा, हम आशा करते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गांव से डाकघर गया और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटा, ठीक है। यदि इसकी पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा तो गांव से डाक की दूरी ज्ञात कीजिए। गांव से डाक की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन आपको हम एक चीज समझा दें कि पहली बात आप एक सुने होंगे औसत चाल, ठीक है, औसत चाल। तो औसत चाल क्या होता है, किसी निश्चित स्थान के लिए एक ही दूरी, देखिए एक मान लेते हैं, एक कोई बिंदु यहाँ पे है, यहाँ पे उसका घर है, मान लेते हैं ये उसका घर है और ये उसका डाकघर है, ठीक है। देखिए ये एक घर है और ये इसका डाकघर है, तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और यहीं से यहाँ तक वापस आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोनों कंडीशन में जो डिस्टेंस है बराबर है, डिस्टेंस हमारा क्या है, बराबर है। तो हम जानते हैं कि मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस हमारी डी है, ठीक है, इसका डिस्टेंस हमारा डी है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए औसत चाल में क्या होता है, किसी भी दो, अगर हमें यहाँ से जाने का कोई ए दिया है, फिर 1 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस आने का हमें दिया गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो हमारा जो औसत चाल होता है, औसत चाल बराबर हमारा क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है 2xy या 2ab, इसमें इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 2ab और a प्लस b, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, औसत चाल। तो औसत चाल निकालने का ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पे इसका क्या निकालेंगे, पहले तो हम निकाल लें कि औसत चाल, ये हम औसत चाल क्यों निकालें, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए हमें दिया गया पूरा समय,
इस पूरे डिस्टेंस को तय करने में लगा समय हमें दिया गया है। तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो समय है ना, ये आने और जाने दोनों का समय है। तो हम यहाँ से निकालेंगे। तो औसत चाल का फार्मूला आपको बता दिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, हमें दो चालें दी गई हैं। पहले तो वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो गया है, किमी प्रति घंटा की चाल से गया है, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो क्या हुआ है, वापस आया है। तो इसका जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 25 गुणे 4 और बटे कितना हो जाएगा, 29। हम इसको नहीं कट रहा है तो मत कटाओ, कोई जरूरत नहीं है कराने की, क्योंकि आगे हम कट जाएगा कुछ ना कुछ। ये हमारा एवरेज स्पीड आ गया है। हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। हमें यहाँ पे देखिए ये औसत चाल मिल गया है और टोटल समय भी दिया गया है। टोटल समय कितना है, 5 घंटा 48 मिनट। तो हम जानते हैं कि 5 घंटा प्लस 48 मिनट को हम लिख सकते हैं क्या, 48/60। ये भी हमारा घंटे में आ जाएगा। तो हम कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 और 12 चौके 48, 5 बचे 25, 25 4 29। तो हमारा जो देखिए यहाँ पे जो टोटल समय बन रहा है वो कितना बन रहा है, 29/5। ठीक है, 29/5 बन रहा है। अब देखिए ये 29 से 29 कट गया और ये 5 से 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 10 चौके 40। ठीक है, ये यहाँ पे जो निकल के आया 40 किमी निकल के आया। ठीक है, लेकिन इसमें बात एक चीज ये समझनी है कि ये जो 40 किलोमीटर है ना, ये 40 किलोमीटर मतलब जाने और आने दोनों का मिला करके है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है कि गांव से डाकघर की दूरी कितनी है। तो गांव से डाकघर की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से सिर्फ एक तरफ का, जाने और आने में मिला करेंगे तो हमारा जो डिस्टेंस है 2 बार ले लिया गया है। यहाँ पे जो डी का मान है ये दोनों तरफ का है। तो अब हमें अगर एक तरफ से पूछा है तो इसका क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर। जो हमारा आंसर होगा वो 20 किलोमीटर होगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए इसको हम कई तरीके से लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से लगा सकते हैं। आपको हम इसको इस तरीके से बताएं इसलिए कि कभी कभी आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन से बच सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला दिया गया है कि यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेमी है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अभी हम आपको समझाए थे कि वर्ग, देखिए एक वर्ग होता है, वर्ग की भुजा होती है ए, वर्ग की भुजा ए, जानते हैं सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, और एक क्या होता था, विकर्ण होता था। विकर्ण क्या होता था, एक कड़ी में 2। ठीक है, हमें निकालना है परिमाप। परिमाप हम जानते हैं चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × a। अब हमें a का मान अगर पता चल जाए तो हम इसका परिमाप बता सकते हैं। तो a का मान बताने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमें दिया है विकर्ण का मान दिया है, मतलब हमें a कड़ी में 2 का मान दे दिया है। कितना दिया है, 20। ठीक है, तो हम 20 को लिख सकते हैं क्या, 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 10। ठीक है, तो हम यहाँ से कड़ी में 2 से कड़ी में 2 इसको कटाएंगे तो ये हमारा बचेगा कड़ी में 2 × 10। ठीक है, यही हमारा बचेगा। तो हमारा जो a का मान निकल के आया, क्या आ गया है, 10 कड़ी में 2। ये a का मान है, लेकिन हमें निकालना क्या है, 4a का मान, क्योंकि परिमाप बराबर हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हमारा हो जाएगा 4a। 4a का मान होता है 4 गुणे कितना होता है, 10 कड़ी में 2, 4 दहा में 40 कड़ी में 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, वर्ग का परिमाप यही हो जाएगा। a का मान हमें दिया है 10 कड़ी में 2 निकला है, इधर भी 10 कड़ी में 2, इधर भी 10 कड़ी में 2 और इधर भी 10 कड़ी में 2। चारों को हम जोड़ेंगे तो बनेगा कितना, 40 कड़ी में 2। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 40 कड़ी में 2। देखिए 40 कड़ी में 2 हमारा, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे ये सेमी में है तो हमारा ये भी हमारा सेमी में ही आएगा। देखिए यहाँ पे मीटर है तो हम इसको नहीं ध्यान देंगे, परीक्षा में ये एकदम विशेष ध्यान देना है। कभी कभी आपका क्वेश्चन सोचिए इतना सॉल्व करने के बाद भी आप गलत कर सकते हैं, तो ये इसको भी समझे रहना है, बढ़िया से पूरा दिमाग एकदम अस्थाई करके ही परीक्षा में बैठना है, ज्यादा हड़बड़ा के एग्जाम नहीं देना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 38.5 है। ठीक है,
तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमें आर का मान तो दिया नहीं गया है, तो हमें यहाँ पे पाई का मान दिया गया है, 22/7 होता है, आप लोग जानते ही हैं। हमें क्षेत्रफल दिया गया है, मतलब इसका मान हमें दे दिया गया है, कितना दिया गया है? 38.5। ठीक है, तो हम उसके बाद क्या करेंगे? हमें निकालना है गोले की त्रिज्या, मतलब हमें आर का मान निकालना है। ठीक है, बढ़िया है, कुछ भी नहीं करना है। 4 गुणे 22/7 और गुणे आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 38.5। ठीक है, यह दशमलव को हटा लेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा हमारा? दशमलव को अगर हम हटाते हैं तो 38, इसके बाद ये रख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम यहाँ से देखिए कर कटाते हैं 11 से, 11 दूना 22 और यहाँ पे 11 तिया 33 और 11 पचे 55। ठीक है, बढ़िया है। अब इसको देखिए हमारा बन रहा है, और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो अब सीधे इसको इस तरफ ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है? आर स्क्वायर, और ये 35 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 5। ठीक है, उसके बाद क्या लिख सकते हैं? 4 को हम क्या करेंगे? भाग जाएगा यहाँ पे, और ये एक साथ यहाँ पे, ये वाला 7 यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो ये 7 बचेगा ऊपर। ठीक है, नीचे क्या होगा? नीचे देखिए ये 4 है और 4 दूनी 8 गुणा है, तो ये बन जाएगा हमारा 8 और गुणे 10। 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और कुछ कटने लायक नहीं दिख रहा है हमारा। ये बनेगा 7 गुणे 7 और यहाँ पे बन जाएगा 16। तो इसका जब हम आर स्क्वायर का मान है, तो यहाँ से जब आर का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसका वर्गमूल लेंगे, तो ये 7 हो जाएगा, और डबल 7 है तो एक 7 हो जाएगा। ये 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। तो आर का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 7/4। लेकिन देखिए हमारा दशमलव में दिया है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, और आगे सॉल्व करेंगे तो 4 1 का 4 बचा है, कितना यहाँ पे? 3 बचा है, 4 7 28, 1.7, 1.75, 1.75। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कुछ भी नहीं करना था, बस फार्मूले पे था। फार्मूला यही होता है। क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये जान लीजिए। और गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? आधार त्रिज्या 70 सेमी और लंबवत ऊंचाई 240 सेमी वाले लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो कि पाई का मान दिया गया है। क्वेश्चन बढ़िया है, बस संपूर्ण पृष्ठ शंकु, पहली बात तो शंकु जान लीजिए कैसे बनता है। शंकु बनाने के लिए देखिए हम शंकु बनाते हैं, दिखाते हैं आपको शंकु। ठीक है, देखिए ये शंकु होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ एक कोई केंद्र है, ये आर होता है और ये इसकी हाइट होती है, इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट, एल होता है, और ये एच होता है। ठीक है, तो शंकु का जो होता है वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ जो ये वाला जो एरिया ऊपर वाला होगा, जो उसका वक्र पृष्ठ होगा ना, वो होता है पाई आर एल। ठीक है, अगर हमसे संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले तो यहाँ पे नीचे क्या बनता है? वृत्त बनता है, और हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा? पाई आर, और यहाँ पे बचेगा यल, और यहाँ पे बचेगा आर, पाई आर प्लस यल प्लस आर। ठीक है, ये क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ है ये, वक्र पृष्ठ नहीं, ये संपूर्ण पृष्ठ है। तो हमें यहाँ पे देखिए आर का मान दिया गया है,
बिल्कुल दिया गया है। ऊंचाई दिया गया है, लंबवत ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए हमें एच का मान दिया है, तो हम यहाँ से एल का मान पहले निकालेंगे। ठीक है, ये दिया गया है 240। एच का मान कितना दिया गया है 240, तो हमें यल का मान पहले निकालना पड़ेगा। यल का मान, यहाँ आर का मान हमें दिया गया है कितना, आर का मान 70 है। तो हम जानते हैं कि 7, 24, 25 का हमारा जो बनता है, तो यहाँ से देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पे यल का मान निकालेंगे, सीधी सीधी बात, ऐसे समझिए। ये देखिए हम ये 0 0 पाइथागोरस प्रमेय ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो आसानी से लगा सकते हैं, नहीं तो आप अब देखिए हमारे तरफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम याद देखिए ये हमारा क्या बनेगा, कर्ण बनेगा। ठीक है, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। तो यहाँ से बनेगा 625, 7, 24, 25। लेकिन यहाँ पे देखिए एक एक जीरो है, तो ये भी हमारा बन जाएगा, कितना बन जाएगा 250। तो हमारा जो ट्रिपलेट बन गया, यहाँ से यल का मान निकल के आ गया है 250। हमें यल का मान भी पता चल गया है, आर का मान भी पता चल गया है। बस इसको इस फार्मूले में रख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है कि पाई का मान कितना है 22/7 है, तो हमारा यहाँ पे 22/7 रख देंगे, 22/7। और क्या है देखिए आर है, आर का मान कितना है 70 है। उसके बाद कोष्टक है, कोष्टक में यल का मान दिया गया, यल का मान कितना है 250। ठीक है, और प्लस आर का मान कितना है 70। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये 7 से 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, और ये 250 है और ये 70 है, कितना हो जाएगा 320। 320 गुणे 10 और ये गुणे 22। ठीक है, ये हमारा जब भी आएगा, ये देखिए ये सब सेमी में दिया गया था। ठीक है, ये सब सेमी में दिया गया है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी हमारा कितने में आएगा, सेमी में आएगा। हम देख रहे हैं कि ये सब तो एकदम छोटी छोटी है, इनको गुणा करने पर बड़ा ही आएगा, तो जो सबसे बड़ा होगा वही आंसर होगा। ठीक है, हम देख रहे हैं ये सब बहुत ही दूर है, ये सब आंसर से बहुत ही दूर है। बाकी इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा यही आएगा 70400। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आपको देखिए परीक्षा में सॉल्व करना है तो आपको बहुत सारे मेथड आने चाहिए, साम दाम दंड भेद सबको इसी में लगाना है। सबको ये प्रैक्टिस करने का यही फायदा होता है, आपको कुछ न कुछ एग्जाम पैटर्न सीखना पड़ेगा। मतलब एग्जाम में बैठने के बाद क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, हम आपको वही चीज एकदम सेम टू सेम वही चीज फीलिंग कराएंगे जो आपके दिमाग में क्या क्या आ सकता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 4x³ अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसको कह रहा है कि x-2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ये सब क्या कहा है बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको बस इस लैंग्वेज के मतलब ये जो शेषफल प्रमेय से संबंधित है। शेषफल प्रमेय क्या कहता है, शेषफल प्रमेय कहता है जहां भी इस तरीके का बने एक समीकरण दिया है और उसके बाद कह रहा है कि ये संख्या जो है वो x-2 से विभाजित है। ठीक है, अगर वो x-2 से विभाजित किया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको अब अलग से ऐसे भाग नहीं देना है कि x-2। ये हमारा बहुत ही बेसिक मेथड है, हमें यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ से ट्रिक से सीखना है। ट्रिक हमारा क्या है कि देखिए जब भी हमारा कह दे कि x-2 से भाग देना है तो हम यहाँ पे 0 रख करके x का मान क्या रखेंगे 2। इसका मतलब है कि जो भी ये भी समीकरण दिया गया है यहाँ पे हम x का मान रखेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा शेषफल हो गया। ठीक है, अगर वो पूरी तरह से कटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ गया, तो इसका मतलब है ये शेषफल 0 है। अगर माइनस में आया तो माइनस शेषफल होगा, कम तो हम शेषफल अगर माइनस में आ रहा है तो हम उसको कम करेंगे, अगर प्लस में आ रहा है तो वही हमारा शेषफल हो जाएगा। देखिए कहते कैसे होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा x का मान क्या निकल के आया है 2। देखिए दिया गया था x-2 बराबर 0, तो x के बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब x का मान रखेंगे 2, यहाँ पे क्या है 4x³ ठीक है माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 8। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे x का मान रखेंगे 4 गुणे 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस 5 लिखेंगे, x का मान 2 है माइनस 8 लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि 4 8 चौके 32, ये देखिए 8 और 8 कितना हो रहा है माइनस, और इसके बाद छोड़िए हम प्लस वाले को एक तरफ रखें, माइनस वाले को 5 दूनी 10 और माइनस 4 दूनी 8 और ये माइनस 8 पहले से है। तो देखिए
8 8 16, 32 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 26। हमारा आंसर हो जाएगा 26। जो इसको अगर इस समीकरण को x-2 से भाग देंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो 26 आएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति से आ गया है, इसको भी समझना है। दिया गया है कि cos 2 थीटा बराबर क्या है, cos 2 थीटा बराबर 1/2 है, तो sin 75 थीटा माइनस 75 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, 75 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, यही हमसे पूछा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं इसको समझना है कि देखिए cos 2 थीटा है, ठीक है, देखिए cos 2 थीटा बराबर 1/2। हम जानते हैं कि ये जो 1/2 है cos का कितना अंश का मान होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम cos 2 थीटा बराबर, ये cos कितने का होता है, 60 डिग्री का मान होता है, cos 60 अंश का मान होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं जब ऐसे हमारा cos दोनों तरफ आ गया है तो हम कह सकते हैं कि 2 थीटा बराबर कितना होगा, 60 होगा, और यहाँ पे थीटा बराबर कितना निकल के आएगा, 30। थीटा का मान हमें पता चल गया है कितना हो गया है, 30। तो हम इस समय अगला जो हमसे पूछा गया है sin 75 माइनस थीटा। ठीक है, sin 75 माइनस थीटा, ठीक है, 75 माइनस थीटा का मान हमसे पूछा गया है, तो हम कह सकते हैं कि देखिए साइन, और यहाँ से हम रखेंगे 75 और माइनस 30, क्योंकि थीटा का मान अभी निकाले हम कितना आया है, 30 डिग्री, तो हम 30 डिग्री निकाले हैं तो यहाँ पर रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 75 में से 30 जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, साइन 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45 डिग्री, 75 में से 30 जाएगा तो 45 बनेगा, और साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/2 या 1/√2। 1/√2 देखिए जो भी होगा वो हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है 1/√2। ठीक है, तो हमारा आंसर बी हो गया। क्वेश्चन से घबराना ही नहीं है, आपको यहाँ पे cos 2 थीटा देख कर ये नहीं घबराना कि हमें cos 2 थीटा का फार्मूला नहीं याद है, ये नहीं याद है, कुछ भी नहीं करना है, आपको जो भी याद है आप उसमें लगा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है tan 60 प्लस 3 मतलब 60 प्लस 30 थीटा और tan 60 माइनस 3 थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या चेक करेंगे, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन लगाने के लिए हमें देखिए यहाँ से क्या होगा, tan 60 और 30 मिलकर कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा, tan 60 में से 30 जाएगा तो कितना बनेगा, 30। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि देखिए tan 90 अंश का मान कितना होता है, tan 90 अंश का मान होता है इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट, माइनस tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3। 1/√3, तो हम जानते हैं कि देखिए 1/√3 है, तो √3 का मान भी हम जानते हैं कितना होता है, 1/7, 1.732, ये ऐसे कुछ होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा 1 से कम ही आ रहा, मतलब ये हमें हमेशा 1 से कम आएगा। ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में से 1 से कम निकालने पर कुछ भी प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। हम इनफाइनाइट को प्रीफर ज़्यादा करेंगे। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अनंत में से कितना निकाल दें, अनंत में से थोड़ा सा मात्रा निकाल लेंगे तो कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे समुद्र में से 2 बूंद पानी का निकालने से समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसी तरीके से हम यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट, तो इसका अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा है, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री क्या कहता है, देखिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR इस प्रकार समरूप है कि उनके परिमाप क्रमशः 36, 24 हैं। यदि PQ बराबर 10 सेमी तो AB का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से पहले आप तो समझ लीजिए समरूप क्या होता है। समरूप आप जान लीजिए, त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज के किसी 2 त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो जाए, तो मतलब समरूप में क्या होगा, तीनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, तीनों कोण नहीं, मतलब तीनों कोण परस्पर मतलब संगत कोण बराबर होंगे। जैसे हम एक त्रिभुज बना लिए, ठीक है,
इसको मान लिए ए बी सी, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा हमारा कितना 60 45 150, तो ये हमारा 75 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा ये क्या बनेगा, ये एक त्रिभुज बन गया है। तो हमारा जो अगला वाला त्रिभुज बनेगा उसका आकार हमारा बड़ा भले हो जाए, उसकी भुजा भले ही ज्यादा बड़ी हो जाए, लेकिन कोण क्या होगा, समान होगा। तो आप समझिए, तो समरूप अगर हो जाए, कभी भी कह देना कि त्रिभुज ए बी सी समरूप का निशान ये होता है और त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। तो हम देखिए इस कंडीशन में क्या होता है कि ए बी लोगे और पी क्यू लेंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, ए बी बटा पी क्यू, हाँ। इसके बराबर क्या हो जाएगा, बी सी लास्ट का 2 ले रहे हैं तो यहाँ पर भी लास्ट का 2 लेंगे, क्यू आर, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, ए और सी लेंगे, अगर ए और सी लेंगे तो यहाँ पर पी और आर लेंगे, पी और आर, पी और आर। तो ये वाला समरूप में बनता है कंडीशन। अब हमसे जो कहा है उसको लिखते हैं। हमसे कहा है कि उनके परिमाप क्रमशः 36 सेमी और 24 सेमी है। परिमाप जो होंगे वो इनके जो परिमाप का रेशियो होगा ना वो भी यही होगा, कितना हो जाएगा 36 और 24, परिमाप का रेशियो भी इनके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देखिए दिया है हमें पी क्यू का मान, पी क्यू का मान दिया है और ए बी का मान पूछा है। तो हम क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पे रखेंगे ए बी अपान पी क्यू और इसके बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 36/24, ठीक है। यहाँ से हमें पी क्यू का मान दिया है, ए बी का मान पूछा है। तो हम देखिए ए बी का मान पूछा है तो हम कह सकते हैं कि देखिए आगे ए बी अपान पी क्यू का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है और ये बन रहा है कितना 36 और 24। तो देखिए 12 यहाँ 36 और 12 दूना 24, 2 से ये 5 बार में, 5 का 3 बार में, तो यहाँ से जो ए बी का मान निकल के आएगा कितना आ जाएगा, 5 यहाँ 15, ठीक है। हम यहाँ से ए बी का मान निकाल लिए हैं, ए बी का मान निकाल लिए हैं, क्या होया है 15 है ऑप्शन में, ए वाला ऑप्शन सही होगा। कुछ भी नहीं करना था, बस आपको ये बातें समझनी है। इसके साथ में ये होता है। और अगर इसका क्षेत्रफल दे देना, क्षेत्रफल दे दे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये इनके क्षेत्रफल का अगर रेशियो निकाला जाए तो ये देखिए इनका रेशियो का स्क्वायर बन जाता है। क्षेत्रफल हमारा हमेशा क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बन रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 5 सेमी और 12 सेमी है। समचतुर्भुज, आपको पहले बात तो समचतुर्भुज के बारे में जानना है, समचतुर्भुज कैसे बनेगा। देखिए समचतुर्भुज कैसे बनता है, समचतुर्भुज में क्या होता है कि चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी और इनका जो विकर्ण होगा ना वो विकर्ण देखिए इनका जो विकर्ण होगा वो समचतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण होते हैं ना वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करते हैं, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। देखिए अब क्या होगा कि हमसे कहा गया समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, हमें ए का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। ए का मान ज्ञात करना है तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, विकर्णों की लंबाई दी गई है 5 12, ठीक है, 5 और 12। यहाँ से यहाँ तक का अगर हम मान लें 5 तो इसका मान कितना हो जाएगा 5/2, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। और
12 मान टोटल का मान दिया है बड़े वाले का, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6, 6 और 6 हो जाएगा। तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि किसी भी, ये भी हमारा 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अब हम किसी भी एक त्रिभुज को ले लेते हैं, इस त्रिभुज को लेते हैं। अगर इस त्रिभुज को लेंगे तो हम एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। ये छोटे वाले को 5/2, ठीक है, और ये 6 वाले को 6 रख देते हैं। इसका मान हमें पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि देखिए, या तो हम या तो सब में 2 का गुणा कर लें, हम इसमें भी 2 का गुणा करें, इसमें 2 का गुणा करें, इसमें भी 2 का गुणा, जितना आएगा उसको हम बाद में 2 से भाग दे देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 5 और इसको लिख सकते हैं 12, ठीक है। ये कैसे लिखे आप समझ में आया होगा। हम 2 का गुणा कर दिए हैं, बाद में हम 2 का घटा भी देंगे, इसमें 2 का भाग भी दे देंगे। तो हम 5 12 क्या जानते हैं कि 5 12 13 का एक ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो विकर्ण निकल के आएगा वो कितना आएगा 13/2, क्योंकि सबको अगर हमें 2 करना है, ये भी हमें 2 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा कितना था 5/2, 5/2 6 और 13/2 बनेगा, हमारा क्या बनेगा ट्रिपलेट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए यही लंबाई जो है वो ये वाली लंबाई है, ठीक है। तो हमारा ए का मान निकल के आ गया, कितना आ गया है 13/2, 13/2 आ गया है। और हमसे पूछा गया है परिमाप। परिमाप क्या होता है 4a होता है, 4a, चारों भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है 4a। ए का मान कितना दिया गया है 4 गुणे ए का मान दिया गया है 13/2, 2 से 2 दूनी 4, 13 दूना 26, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा 26 ही आएगा, इसका परिमाप क्या होगा 26। ऑप्शन में देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है। आपको जब आपको ज्योमेट्री पढ़ाएंगे ना, तो आपको ज्योमेट्री के सारे टॉपिक एकदम एक एक टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी फार्मूले बनते हैं, सबको आप कराएंगे। बाकी आपको ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, यहाँ पे आपको जो भी आएगा बस उसके बारे में बता करके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समबाहु जिसकी प्रत्येक आंतरिक कोण 168 डिग्री है के 168 डिग्री के बराबर है, भुजाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुभुज, देखिए बहुभुज क्या होता है, बहुभुज क्या होता है, बहुभुज बहुत सारी भुजाएं से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो देखिए एक बहुभुज बना रहे हैं, ये कितने का होगा ये नहीं हमें पता है, ठीक है। ये हम आपके लिए बना दिए हैं कि ये मान लीजिए कोई 6 भुजाओं वाली आकृति है और इसके अंदर का कोण हमें दिया गया है, ठीक है। हम जानते हैं इनके अंदर का कोण कोई दे दिया गया है, और इसको बोलते हैं आंतरिक कोण। और बाह्य कोण पूछेगा तो इसके ये वाला होता है बाह्य कोण। तो आंतरिक कोण और बाह्य कोण दोनों को मिला करके कितना होता है, दोनों को मिला करके 180 डिग्री होगा, ठीक है। दोनों को मिला के आंतरिक कोण और बाह्य कोण मिला करके, देखिए कहा ना आंतरिक कोण और बाह्य कोण मिला करके क्या होता है 180 डिग्री होता है। और दूसरा कंडीशन इसका एक होता है कि बाह्य कोण, सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होगा। चाहे कितने भी बहुभुज हो, कितने भी भुजाओं से बना हुआ बहुभुज हो, उसके बाहरी कोण मतलब बाह्य कोण का योग हमेशा क्या होगा 360 होगा। तो हम बस इसी वाले कॉन्सेप्ट, इसी 2 कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। किसी बहुभुज का देखिए, कोई बहुभुज की कोई भुजा ये कितने भुजा की है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। ये हमें नहीं पता है कितनी भुजा है, हम ये नहीं साबित करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें दिया गया है ये 168 डिग्री है। तो हमारा जो ये देखिए बाह्य कोण हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 में से 68 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये लगभग जाएगा 12, ठीक है, 12 हो जाएगा। बाह्य कोण क्या है 12 है। हमसे पूछा है कि भुजाओं की संख्या, तो हम जानते हैं कि एक 360 टोटल का योग होता है। और अगर एक बहुभुज का मान जो होगा 360 डिग्री तो टोटल का होता है, और एक भुजा का मान 12 डिग्री है तो हम 12 से भाग देंगे तो हमें क्या निकलेगा, भुजाओं की संख्या निकल जाएगी 12 तिहाई 36। मतलब इस बहुभुज में कितने भुजाएं हैं 30 भुजा है, ठीक है। कितनी भुजा है 30 भुजा है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही होगा। बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालने का ये सही तरीका है, ये भी आपको आना चाहिए। चलिए आज आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराए हैं, आशा करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा, ठीक है।
आप लोग की तैयारी को अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस कैसे करना है? प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग को कॉपी पेन लेकर के बैठना है, ठीक है? ऐसे ही नहीं कि मोबाइल लेकर के बस ऐसे ही देखते रहें। मोबाइल लेके देखिए नहीं, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और हमारे साथ जितने भी क्वेश्चन हैं आप अपने अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद हमारा तरीका देखिए। बस यही होता है प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है? इससे क्या होता है कि जो कुछ तो आपको आता है, ठीक है, मान लीजिए जो भी कुछ आप भूल रहे हैं वो आपका रिविज़न हो जाएगा। प्रैक्टिस करने का सबसे यही मतलब सबसे मेन मोटिव यही होता है प्रैक्टिस करने का कि आप पहले से ही पढ़ चुके होंगे और कहीं न कहीं से तो हमारे साथ प्रैक्टिस करना है तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। आप यकीन मानिए देखते ही देखते आप मैथ में इतना कॉन्फिडेंट हो जाएँगे कि आप किसी भी एग्ज़ाम से नहीं डर लगेगा आपको और आपकी स्पीड को और भी मजबूत बना देंगे। आप हमारे साथ अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी ज़ाहिर है कि स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि हम कुछ न कुछ ऐसे ट्रिक आप लोग को देंगे जो परीक्षा में काम आते हैं। हम ऐसी कोई ट्रिक नहीं देंगे जो परीक्षा में आप यूज़ ही ना कर पाएँ, ठीक है? हम आपको वही ट्रिक देंगे जो आप बैठ कर के परीक्षा में उसका यूज़ करेंगे। आप जब भी हमारे साथ अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं और एग्ज़ाम दीजिएगा, आपको हमारी बातें याद आएँगी, ठीक है? चलिए ऐसे ही मिलेंगे अगले क्लास में, ऐसे ही बढ़िया क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।